नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेट 6 में। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे बॉडीज़ इन न्यूज़। ये बॉडीज़ इन न्यूज़ के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। कुछ फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसी बॉडी होगी जो कि कह सकते हैं संवैधानिक बॉडी है, उसको कवर किया जाएगा, जो कि खबरों में रही, समाचार में रही पिछले एक साल में। उसके बाद कोई सांविधिक बॉडी है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको भी कवर करेंगे। कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है न्यूज़ में रही, उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे बहुत ही ब्रीफली। पहले कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे और साथ में बताया जाएगा कि ये चीज़ जो है ये समाचार में क्यों रही। राइट, जो लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ कि ये कोर्स जो है हमने प्लान किया है यूपीएससी 2020 के लिए। और ये जो वीडियोस हैं ऐसा नहीं कि केवल इसी परीक्षा के लिए काम आने वाली हैं, और भी काफ़ी सारी परीक्षा हैं और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी यूज़ हो सकती हैं। स्पेशली स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको ये वीडियोस साबित हो सकती हैं। करेक्ट। इसमें पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। पिछले साल मई से लेकर के इस साल के फरवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं हम। और इस पूरे सेट में जो पहले की वीडियोस आई हैं उनको अगर आपको एक्सेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट को बना दिया है। इस प्लेलिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं, सभी वीडियोस आपको उस एक जगह पे मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप में कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसी में मेरा एक कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का, जिसमें मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। ये काफ़ी यूनिक तरीके से कवर किया गया है, ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आइए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं ब्रीफ में कौन से विषय हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीएजी, लोकपाल, नीति आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सीवीसी, सीसीआई, एनसीआरबी और सीजीए, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सीक्वेंस शायद ये ना रहे, लेकिन इन सभी बॉडीज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा, बिकॉज ये सभी बॉडीज़ जो हैं, ये सभी निकाय जो हैं पिछले एक साल खबरों में रहे हैं। एक आसान से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। हु एक्ट्स एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट समिति होती है पार्लियामेंट की, उसका गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कौन सी बॉडी एक्ट करती है? फाइनेंस मिनिस्टर, सीएजी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। सही जवाब है सीएजी। सीएजी जो है वो एक तरीके से गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर होता है पीएसी का। राइट, बात कर लेते हैं सीएजी के बारे में। सीएजी क्लीन चिट टू मोदीज रफाल डील अंडर पीएसी स्कैनर। जो सीएजी ने मोदी की रफाल डील को क्लीन चिट दी, उसको पीएसी जो है वो स्कैन करने लगी है। पीएसी को अक्सर आपने सुना होगा पोस्टमार्टम कमिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करने का। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर्स को हम फॉलो करते हैं, राइट, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ हम चेक्स और बैलेंस भी मेंटेन करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जो पीएसी है वो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है। यहाँ पर इवन दो एग्जीक्यूटिव ने मोदी की जो रफाल डील थी उसको क्लीन चिट दे दी, लेकिन पीएसी ने उसको फिर से जो है स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। सीएजी के बारे में जान लें, ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 148 के तहत इसको बनाया गया है फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द सीएजी। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट है। हमारी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसी के अंदर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की एक सर्विस होती है। अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आप सीएजी के ऑफिस में ही काम करेंगे। ठीक है, सीएजी की अपॉइंटमेंट दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सीएजी को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। राइट, क्या क्या पावर्स दी गई हैं? शी होल्ड्स अ पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ये इसका टेन्योर है। ठीक है, तो टेन्योर प्रोटेक्टेड टेन्योर है, पूरा फिक्स टेन्योर है, ऐसा नहीं कि जब चाहे उसको हटा सकते हैं। शी कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हर ऑफिस बाय रिसाइडिंग दी एड्रेसिंग दी रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेजिडेंट। वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकती है बाय गिविंग दी रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेजिडेंट। She can be removed by the president on same grounds and in the same manner as a judge of the Supreme Court। हम सभी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। सिमिलरली सीएजी को भी वो प्रोटेक्शन दी गई है कि उसको हटाना इतना आसान नहीं। मतलब कि कल को अगर कोई सरकार को लगे कि सीएजी हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि जब उसका मन चाहे तब उसको हटा दे। उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का होता है।
ऑल्सो प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिस को, शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट आफ्टर शी सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी इंक्लूडिंग और सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस आर चार्ज अपॉन सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर इसकी तनख्वाह, इसके अलाउंसेस, इसका पेंशन सभी कुछ सीएफआई के ऊपर चार्ज होता है और ये वोट नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि काफ़ी सारी इसको प्रोटेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ही थ्रू, क्योंकि इसका जो ऑफिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आर्टिकल 148 के तहत ये ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाता है। इसकी ड्यूटीज़ पावर्स, ये सवाल एज इट इज़ आ चुका है यूपीएससी मेंस में 2018 में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ सीएजी। सो ये GS2 मेंस के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है टॉपिक। सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जितने भी तरह का आपका व्यय होता है, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे सीएजी देखता है, जो कि यहाँ दिए गए हैं, CFI, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 अकाउंट्स हैं। ये तीनों के तीनों अकाउंट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंट्स हैं। इनके आर्टिकल्स आपको देखने होंगे। आई थिंक CFI आर्टिकल 266 में है। ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा। इन सभी अकाउंट्स के जो भी यहाँ पे व्यय होता है, सीएजी उसको ऑडिट करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी जो ऑडिट है ये सीएजी ही करता है। हर राज्य का जो फंड है कंसोलिडेटेड और हर यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, केंद्रीय शासित प्रदेश का कोई भी कंसोलिडेटेड फंड है उसको भी यहाँ पर ये सीएजी ऑडिट करेगा, प्रोवाइडेड उस यूनियन टेरिटरी में एक विधानसभा हो। तो अभी विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, या पुडुचेरी कह सकते हैं, नया नाम है उसका, और अंत में जो है जम्मू एंड कश्मीर है। कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, ये भी ये यहाँ पर ऑडिट करेगा। एंड लास्ट में सीएजी एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जितना हो सके उतनी मदद सीएजी करता है। राइट। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। होता क्या है, सीएजी जब अपनी रिपोर्ट को पेश कर देता है तो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से, उसकी पूरी टाइमलाइन क्या होती है। मान लीजिए सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया। सीएजी अपने ऑडिट रिपोर्ट को पेश किसको करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। जब वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है, प्रेसिडेंट इसकी रिपोर्ट को पेश करता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो पार्लियामेंट से ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है पीएसी के पास। ठीक है। पीएसी सीएजी की ही रिपोर्ट को दोबारा से जो है उसका नुमाइंदा करता है, और जब पीएसी सीएजी की रिपोर्ट को देख लेता है उसके बाद पीएसी वापस से उस रिपोर्ट को पेश करता है पार्लियामेंट। ये पूरा साइकिल चलता है सीएजी और पीएसी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। क्लियर? ये सवाल भी आ चुका है यूपीएससी में एक बार, इसीलिए मैंने आपको ये बताना चाहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोकपाल इस साल न्यूज़ में रहा। विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल की नियुक्ति के लिए हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द सिलेक्शन कमेटी, इनमें से कौन से जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसको हम देखते हैं इस पूरे टॉपिक के थ्रू। 11 months आफ्टर लोकपाल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट कम्स आउट विद फॉर्मेट टू फाइल द कंप्लेंट्स। ठीक है। ये न्यूज़ मार्च की है 2020 की, लेटेस्ट न्यूज़ है। लोकपाल को लेकर हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले लोकपाल एंड लोकायुक्ता का जो अधिनियम था 2013 में पास किया गया था, एस्टैब्लिशेज लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्ता फॉर द स्टेट्स। क्यों बनाए गए थे, क्यों स्थापित किए गए थे? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उनके अंदर हम तफ्तीश करेंगे। ये बेसिकली काम था लोकपाल का। ठीक है। अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरीके से अधिकारी हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनका यहाँ पर अगर किसी तरीके का आरोप लगाया जाता है तो यहाँ पर लोकपाल का ऑफिस जो है वो बनाया गया था। इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा प्लस कुल मिला के जो मेंबर्स होंगे वो 8 होंगे, ऑफ विच 50% शैल बी अ जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% शैल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे रिजर्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, 50% जुडिशियल, 50% फ्रॉम वीकर सेक्शन SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोकपाल, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है ये एक 2 स्टेज का प्रोसेस है। अ सर्च कमेटी विच रिकमेंड्स अ पैनल ऑफ नेम्स टू सिलेक्शन कमेटी। पहले एक सर्च कमेटी होगी, ठीक है, जो कि कुछ नामों की सिफारिश करेगी कि हम ये वाले नाम आपको दे रहे हैं, और ये किस कमेटी को देंगे? ये दी जाएगी सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या अगर वो किसी और को नॉमिनेट करते हैं तो वो होंगे,
and an eminent jurist nominated by the president based on the recommendations of other members of the panel. ठीक है, presidents will appoint the recommended names. ध्यान देंगे सिलेक्शन कमेटी में ये 5 लोग हैं और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये डुअल प्रोसेस है. पहले सर्च कमेटी के पास जाता है और उसके बाद जाता है सिलेक्शन कमेटी के पास. ठीक है, सो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजेआई और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ये 5 हैं, आपको याद रखने हैं. अब आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. पीएम होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे. सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3. ठीक है, फर्दर हम बात करें इसकी जुरिस्डिक्शन कितनी होगी, यानी कि किस किस केसेस को सुन सकता है, किस किस के खिलाफ केसेस को सुन सकता है. एनीवन हु इज़ और हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ यानी कि जो अभी ऑफिस में पीएम हैं उनके खिलाफ भी अगर कोई आरोप आता है तो ये लोकपाल सुन पाएगा, या फिर पीएम रह चुके हैं, और अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप्स ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह के यहाँ पे एम्प्लॉय को कवर कर लिया गया है. The chairperson, members, officers and directors of any board, corporation, society, trust or autonomous body either established by an act of the parliament or wholly or partly funded by the center. या तो वो किसी कह सकते हैं, या तो वो एक सांविधिक निकाय है, या फिर वो ऐसी बॉडी है जिसको पैसा जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, तब भी लोकपाल उसके खिलाफ सुनवाई कर सकता है. एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी विच रिसीव्स फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अबव ₹10 लाख, इसके खिलाफ भी लोकपाल सुनवाई कर सकता है. फर्दर एक्सेप्शन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टू नोट है. इट डज नॉट अलाउ अ लोकपाल इंक्वायरी इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द पीएम रिलेट्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस. कुछ एरियाज में पीएम के खिलाफ जो है यहाँ पर एक्सेप्शंस दी गई हैं. अगर वो जो आरोप हैं इन क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, बाहरी या आंतरिक सुरक्षा को लेकर हैं, पब्लिक ऑर्डर को लेकर हैं, जन व्यवस्था को लेकर हैं, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस को लेकर हैं, तब जो है पीएम के खिलाफ ये आरोप नहीं सुने जाएंगे. कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीएम आर नॉट टू बी प्रोब्ड अनलेस द फुल लोकपाल बेंच कंसिडर्स द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अप्रूव इट. यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं एंट्री बैरियर्स लगाए गए हैं. ऐसा नहीं कि आप चाहें तो जब चाहें पीएम के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दें. ऑब्वियसली इसमें काम में भी बाधा पड़ेगी पीएम के. तो यहाँ पर ये इंश्योर किया गया है कि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेस जेन्युइन रिक्वेस्ट हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए, ये वो तरीका यहाँ पे बनाया गया है. सच एन इंक्वायरी अगेंस्ट द पीएम इफ कंडक्टेड, मान लीजिए वहाँ पर इंक्वायरी की जाती ही है पीएम के खिलाफ, इट इज़ टू बी हेल्ड इन कैमरा एंड इफ द लोकपाल कम्स टू द कंक्लूजन दैट the complaint deserves to be dismissed, the records of the inquiry are not to be published or made available to anyone. ठीक है, यहाँ पर अगर वो जांच के बाद ये पाया जाता है कि ये जो कंप्लेंट थी, ये जो यहाँ पर आरोप लगाया गया था, ये बिल्कुल बेकार था, ये डिसमिस किया जाना चाहिए, तो पूरी की पूरी आरोप की जो रिकॉर्ड हैं, पूरी की पूरी जांच के जो रिकॉर्ड हैं वो पब्लिश नहीं किए जाएंगे, ना किसी को दिए जाएंगे. ठीक है, हाँ, अगर वो ऑब्वियसली आरोप वहाँ पे सच पाए जाते हैं तो इन दैट केस वो जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी वो पब्लिक को दिखाई जाएगी. राइट, सो ये एक्सेप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएम के लिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या एक्सेप्शन है. कम से कम 2/3 लोगों ऑफ द मेंबर्स शुड अप्रूव इट. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट टू बी प्रोब्ड अनलेस द फुल लोकपाल बेंच कंसिडर्स द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी. पूरा का पूरा लोकपाल का जो बेंच है, जब तक वो हाँ नहीं भरेगा तब तक ये इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हो सकती. नेक्स्ट बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. इसको लेके काफ़ी बच्चों को डाउट्स होते हैं. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं इस बार. ध्यान से सुनिएगा. विद रेफरेंस टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लॉ कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. Law Commission is headed by the Law Secretary. First Law Commission was constituted in 1835 under the chairmanship of Lord Macaulay. सबसे पहले लॉ कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक गैर सांविधिक निकाय है. ये किसी भी कानून के द्वारा नहीं बनाया जाता. इट इज़ हेडेड बाय द लॉ सेक्रेटरी. ये भी जो है यहाँ पे गलत है. पहला लॉ कमीशन 1835 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है. आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो वहाँ पे एक्ट्स आ रहे थे उस टाइम पर, चार्टर एक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, 1835 के तहत लॉ कमीशन को बनाया गया था. ये बिल्कुल बात सही है. ठीक है, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यानी कि सही जवाब होगा. हाल लेकिन जो अब इंडिया फॉलो करती है वो क्या है? लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है एवरी 3 years. 22nd लॉ कमीशन, गवर्नमेंट अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर 3 years. ठीक है, 22nd लॉ कमीशन बनाया जा रहा है. ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, 3 साल के लिए बनाई जाती है.
दी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लॉ कमीशन एज पर द रिक्वायरमेंट। जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको बनाया जाता है। सबसे पहले बनाई गई थी 1955 में, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहले 1955 में बनाई गई थी, लेकिन आज़ादी के पहले जो भारत में पहला लॉ कमीशन बना था वो पहला 1835 में ही बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। इट्स मेजर फंक्शन इज़ टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 and was presided over by Lord Macaulay. However, the first law commission of independent India was constituted in 1955 with Mr. M.C. Setalvad as its chairman. Law commission has so far submitted 277 reports. आपने कई बार सुना होगा कि एज पर दिस रिपोर्ट ये लॉ कमीशन ये कहता है, एज पर दिस रिपोर्ट ये कहता है। ठीक है, तो एक लॉ कमीशन जो है कई सारे रिपोर्ट्स पेश कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। लेकिन अभी तक जो लॉ कमीशंस बने हैं वो 22 बने हैं भारत में। जो आज़ाद भारत में जब से आज़ादी मिली है उसके बाद से जो लॉ कमीशन बने हैं वो 22 बने गए। हर तीसरे साल के बाद ये बनाया जाता है। क्लियर? कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा? लॉ कमीशन कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहले फुल टाइम चेयरपर्सन होगा। लॉ सेक्रेटरी यहाँ पर इसका हेड नहीं होता। चेयरपर्सन जो होता है या तो वो कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट होगा। फुल टाइम मेंबर्स होंगे 4 इंक्लूडिंग दी मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, जो लॉ सेक्रेटरी है उसको यहाँ पे रखा जाएगा और टोटल 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके हेड कौन होते हैं। फुल टाइम चेयरपर्सन जो होंगे वो होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीवीसी के बारे में। प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरी संजय कोठारी अपॉइंटेड द सीवीसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। सीवीसी जो है मेन एजेंसी है भारत में फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार में करप्शन के आरोपों को सुनने के लिए और करप्शन को कम करने के लिए यहाँ पर सीवीसी बनाई गई थी। सबसे पहले ये 1964 में बनाई गई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, सबसे पहले संथानम कमेटी आई थी। ध्यान से सुनिएगा, 1964 में जब ये बॉडी बनाई गई थी तब केवल एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी। यानी कि जब इस बॉडी का जन्म हुआ था उस टाइम पर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, गैर सांविधिक निकाय था। लेकिन 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। इसको सांविधिक निकाय की जो है एक तरीके से डेजिग्नेशन दे दी गई थी, का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो जब ये पैदा हुई थी तब ये नॉन स्टैट्यूटरी थी, लेकिन 2003 में ये स्टैट्यूटरी बना दी गई थी। It is a multi-member body consisting of a central vigilance commissioner and not more than 2 vigilance commissioners. ठीक है, तो 1+2 का इसका composition है। अक्सर काफ़ी सीनियर IAS अफसर जो है यहाँ पर होते हैं। They are appointed by the president by warrant under his hand and seal on the recommendation of a 3-member committee consisting of a prime minister, union minister of home affairs and LOP in the Lok Sabha। ये 3 members होते हैं जो बेसिकली ये लोग अपनी सिफारिश देते हैं। इन सिफारिशों के ऊपर काम करता है प्रेसिडेंट जो कि इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर हैं एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन। इनका टेन्योर 4 इयर्स या फिर 65 इयर्स का टेन्योर होता है, 4/65। देखिए, ऐसी बॉडीज़ का, ऐसे लोगों का टेन्योर फिक्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सो दैट इनके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए। ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव सीवीसी फ्रॉम द ऑफिस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कंडीशंस हैं जो सीवीसी ऑफिस के हैं, विच आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नेक्स्ट, एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2017 रिपोर्ट, जिन्होंने रिवील किया जो सबसे ज़्यादा अनसेफ प्लेसेस हैं वुमेन के लिए। पहले एनसीआरबी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लीजिए। एनसीआरबी को 1986 में बनाया गया था टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी of information on crime and criminals so as to assist the investigators in linking crime to the perpetrators। ठीक है, बेसिकली ये एक आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एक तरीके का सूचना का भंडार है। ठीक है, तो भारत में जितने भी अपराध हैं, जितने भी अपराधी हैं, एक तरीके से उनको लेकर एक सूचना का भंडार बनाने की एक कोशिश की गई थी 1986 में, जो कि अभी तक चल रही है। सो एज टू असिस्ट, यानी कि हम सहयोग कर सकें उन सभी इन्वेस्टिगेटर्स का, जो कि यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका सहयोग करने के लिए, सो दैट वो क्राइम के साथ परपेट्रेटर को लिंक कर सकें। परपेट्रेटर यानी कि क्राइम करने वाला, ठीक है, और क्राइम क्या हुआ है इसके साथ उसको लिंक कर सकें। इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल पुलिस कमीशन
and the MHA's task force. It has been set up as an attached office of MHA. MHA के अंतर ही ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो ये काम करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के कुछ ट्रेंड्स हैं, ज़्यादा मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग 2016-17, और जो सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं पूरे भारत में वो यूपी में सबसे ज़्यादा होते हैं अगेंस्ट वुमेन, और साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज बाय 77% इन 2017 फ्रॉम 2016। सबसे ज़्यादा जो है वो साइबर अपराध जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके देखिए और बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, पर ट्रेंड्स उतने रेलिवेंट नहीं जितने रेलिवेंट है एनसीआरबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये कब सेटअप की गई थी, किसके अंडर काम करती है, किसने सेटअप की थी, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो बेसिकली यहाँ पर ट्रेंड्स आते हैं वो चेंज होते रहते हैं, सो इसलिए इतने रेलिवेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे टॉप पे था चार्ट में वो यूपी था, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। अगर आपको याद करना ही है तो इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। क्लियर। नेक्स्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। सोमा रॉय बर्मन अपॉइंटेड एज 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। काफ़ी सारे बच्चे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और CAG को कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूजन यहाँ पे अब दूर हो जाएगी। सोमा रॉय बर्मन इज़ द 7th वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA, ये CAG नहीं CGA है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो व्यय विभाग है वित्त मंत्रालय में, उसके अंतर्गत CGA काम करता है। इट फंक्शंस एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। प्रिंसिपल एडवाइजर की तरह काम करता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, बट इट डिराइव्स इट्स मैंडेट एंड एक्सरसाइजेज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 150 स्टेट्स दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। बेसिकली आर्टिकल 150 जो हमारे संविधान का है वो ये कहता है कि यूनियन और स्टेट के, यानी कि केंद्र के और राज्यों के जो अकाउंट्स हैं उसको इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से जैसे कि प्रेसिडेंट बताएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट किससे पूछ के बताएगा? प्रेसिडेंट पूछ के बताएगा CAG से, ठीक है। अब आर्टिकल 150 के तहत CGA बना दिया गया है, तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी 150 के तहत वो पावर अब CGA को दे दी गई है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। प्रेसिडेंट ने अपनी ही शक्तियों को 150 के तहत CGA को दे दिया गया है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन ये अपनी शक्तियां और अपनी मैंडेट जो है ये आर्टिकल 150 से ही डिराइव करती है, और ये प्रेसिडेंट की पावर्स को भी वहीं से डिराइव करती है, 150 से ही। CGA does the cadre management of Group A Indian Civil Account Service and Group B officers of the Central Civil Accounts Offices. It administers the process of payments, receipts and accounting in central ministries, prepares, consolidates and submits the monthly and annual accounts of the central government. देखिए ये इतना relevant नहीं है आपके लिए। एक तो ये आप जान लीजिए इसका मेन काम आर्टिकल 150 वाला है, ठीक है, और ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं CAG के साथ, लेकिन CGA 150 के प्रोविजंस के थ्रू बनाई गई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10वां एनुअल डे सेलिब्रेट किया 20 मई 2019 को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। Objective is to prevent practices having adverse effects on the competition and to promote this and sustain competition in markets। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कंपटीशन कमीशन जब लाया गया था उसके पहले भारत में MRTP था, ठीक है। MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट था, जो कि काफ़ी पुराना एक्ट था, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया था CCI के थ्रू। ये हमने रिप्लेस किया था जब 1991 के रिफॉर्म्स ले लिए थे, उसके बाद हमने लंबे समय के बाद एक एक्ट लाया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद ये अनिवार्य हो गया था कि भारत में ऐसा एक कमीशन बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो मार्केट्स हैं वो फेयर तरीके से चलें, वो अनबायस्ड तरीके से चलें, जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिले यहाँ पर आने का। कंपटीशन कमीशन बेसिकली यही इंश्योर करता है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन स्टिपुलेट्स दैट द CCI वुड कंप्राइज अ चेयरपर्सन एंड नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर्स, ठीक है। तो कम से कम 2 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर होने चाहिए और एक चेयरपर्सन होना चाहिए। इट हैज़ रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स, ठीक है। इट हैज़ सुओ मोटो पावर टू इंक्वायर अबाउट एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। कोई ऐसा अग्रीमेंट यदि हुआ है
किसी भी दो मार्केट के प्लेयर्स में मान लीजिए ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जो कल को ऐसा लगे कि इस अग्रीमेंट की वजह से मार्केट में एक पूरा का पूरा जो है तहस नहस हो सकती है, मार्केट में बाकी लोगों को यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकती है, तो कमीशन वहाँ पर इंक्वायरी कर सकता है सुओ मोटो, बिना किसी कंप्लेंट के वो खुद से ही वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कॉम्पिटिशन पॉलिसीज बट सच ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। ये यहाँ पे सिफारिश दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन इसकी जो सिफारिश या सुझाव हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट, नीति आयोग की बात कर लेते हैं। ये भी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद नीति आयोग को बेसिकली दोबारा से अपॉइंट करना पड़ा एक तरीके से, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है तो सरकारें भले आती जाते रहें तो ये वहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है। नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई है। ठीक है, और जो भी बॉडी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई जाती है तो जब भी नई सरकार आती है उसको वो रेजोल्यूशन दोबारा से पास करना पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, अपॉइंट्स अमित शाह एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग। ठीक है, इसको दोबारा से स्थापित किया गया है, पुनर्स्थापित किया गया है, रीनेमिंग राजीव कुमार एज इट्स वाइस चेयरमैन एंड अपॉइंटिंग होम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2015 एज अ थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। इसका फ्रेमवर्क, द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क विल कंसिस्ट ऑफ, इन एडिशन टू पीएम एज चेयरपर्सन, पीएम इसके चेयरपर्सन होंगे, वाइस पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द पीएम, फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम ऑफ 2 लीडिंग from leading universities, research organizations and other relevant institutions in an ex officio capacity. Part time members will be on a rotational basis. ठीक है, ये कुछ समय बाद बदलते रहेंगे। और ex officio members होंगे मैक्सिमम ऑफ 4 members of the Union Council of Ministers, ये भी पीएम के द्वारा ही लिए जाएंगे। इस साल कौन से हैं? अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यहाँ पर खेती बाड़ी के मंत्री हैं। दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। अगेन ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके चेयरपर्सन पीएम खुद होते हैं। लास्ट, इसका जो रोल है नीति आयोग का, द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स विद रेलिवेंट स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस। ठीक है, रणनीतिक और तकनीकी सुझाव यहाँ पे देने हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ की एलिमेंट्स, इसीलिए इसको थिंक टैंक कहा जाता है। This includes matters of national and international importance on the economic front, dissemination of best practices from within the country as well as from other nations. The institution has to be able to respond to the changing and more integrated world that India is part of. Basically, जो नीति आयोग है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा था भारत के फाइनेंसेस में। नीति आयोग का ऐसा कोई रोल नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन जो काफ़ी कुछ डिटरमाइन करता था कि किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा एंड सो ऑन, नीति आयोग ने वो सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट्स को पैसे का एलोकेशन होता है वो फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। नीति आयोग का रोल जो है वो है ही नहीं। नीति आयोग तो केवल यहाँ पे नीतियाँ सजेस्ट करता है कि आप ऐसी नीति लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसने कुछ इंडेक्सेस लेकर आया है ये जो है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। इसने कंप्लीट रूप से चेंज कर दिया है किस तरीके से प्लानिंग कमीशन काम करता था। नीति आयोग पर्सनली मेरे को काफ़ी सही काम लगता है कि जो काम नीति आयोग कर रहा है वैसा कोई और बॉडी इंडिया में नहीं कर रही। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। पॉलिटी अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी कुछ वीडियोज़ बाकी हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।